कैसे हो बच्चों। आज हम बाल महाभारत के अंदर सीखेंगे पाठ नंबर 9, जिसका शीर्षक है लाख का घर। आगे हमने बाल महाभारत में देखा कि किस तरह पांडवों को आगे बढ़ता देख, उनका युद्ध कौशल देख, उनकी शस्त्र विद्या देख दुर्योधन हमेशा उनसे जलता था। तो इस तरह पांडवों से बदला लेने के लिए उसने एक योजना बनाई। दुर्योधन ने जो षड्यंत्र रचा उसका क्या परिणाम आया, यह हम पाठ में देखेंगे। तो आइए सीखें पाठ नंबर 9, लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो सारे युद्ध कौशल में भीम और अर्जुन को पारंगत देखकर, भीम की शक्ति को देखकर, अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर दिन ब दिन जल रहा था। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। यानी उसने जो खराब योजनाएं बनाना शुरू कर दिया था, उसमें मामा शकुनी और उसका मित्र कर्ण हमेशा उसके साथ रहते थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्र से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। यहाँ हम जानते हैं कि दुर्योधन जितना पांडवों से नफरत करता था, धृतराष्ट्र उतना ही अपने भतीजों से, अपने भाई के बेटों से उतना ही प्रेम करते थे। लेकिन हर बार दुर्योधन की बातों में, या फिर ये कहें कि पुत्र के मोह में आकर उसकी सारी अच्छी बुरी सभी बातें वे मान लेते थे। अपने किसी भी निर्णय पर वो स्थिर नहीं रहते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह यानी कि खराब रास्ते पर, गलत रास्ते पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही थी। लोगों में उनका प्रेम, स्नेह और भी प्रभाव डाल रहा था। चौराहों और सभा समाजों में लोग कह रहे थे कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनके छोटे भाई पांडु के मृत्यु के बाद पांडव बालक थे और उस समय धृतराष्ट्र को ही राजकाज संभालना पड़ा। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो आगे धृतराष्ट्र को पूरा राज्य है वो युधिष्ठिर को दे देना चाहिए। और पितामह भीष्म का तो ये कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। इस तरह से लोग सभा के अंदर बातें करते थे। समाज में ऐसी बातें हो रही थी कि अब युधिष्ठिर को ही राजा बनाया जाए। ज्यों-ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कूटने लगता था। यानी दुर्योधन का गुस्सा, उसका क्रोध और भी बढ़ जाता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी यानी कि नगर के लोग पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए। यानी कि आप बड़े थे लेकिन आपको दिखाई न देने के कारण आपको राज्य न मिला। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं रख सकते। पिताजी, हमसे तो यह अपमान सहन न हो पाएगा। इस तरह दुर्योधन अपने पिता के कान भरता है, उन्हें गलत बात बताता है कि अगर पांडवों के हाथ में सिंहासन आ गया तो कभी भी हमें वापस सिंहासन नहीं मिल पाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले,
बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, यानी धर्म के रास्ते पर ही चलता है। सबसे सम्मान और स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। इस तरह हम युधिष्ठिर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह था धृतराष्ट्र का कहना। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणाव्रत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। कूटनीतिज्ञ यानी कि जो खराब बातें या फिर खराब चाल बनाने में, षड्यंत्र बनाने में माहिर हो, ऐसे लोगों को अपने पक्ष में कर लिया है। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाते थे, यानी दुर्योधन को राज सिंहासन चाहिए और इस कारण वो अपने पिता को मनाने के लिए कई सारे लोगों को वहाँ भेजता है। इन सभी में एक कर्णिक नाम का ब्राह्मण था, जो हकीकत में शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों व प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की, यानी अपनी बातों में धृतराष्ट्र को फंसा लिया। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न हैं, यानी शक्तिशाली हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। इस तरह धृतराष्ट्र को दुर्योधन के कहने पर कर्णिक नाम का जो ब्राह्मण है वो उकसा जाता है। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणाव्रत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा भी नहीं रहेगा। इस तरह दुर्योधन अपने पिता को ये समझाता है कि जब तक पांडव नहीं होंगे हम प्रजा को आप प्रेम प्राप्त कर लेंगे। फिर भले ही पांडव वापस आए, लेकिन प्रजा उन्हें उतना प्रेम देगी नहीं। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इस तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी, यानी वो पांडवों को वारणाव्रत के मेले में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणाव्रत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया, यानी कि पृष्ठपोषक यानी कि दुर्योधन का कहना मानने वाले कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पांडवों को वारणाव्रत के वातावरण और उसकी खूबसूरती के बारे में बताया, जिससे पांडव वहां जाने के लिए तैयार हो जाएं। पांडवों से कहा गया कि वहाँ एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है, यानी बहुत बड़ा और आकर्षक मेला होने वाला है। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वारणाव्रत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति यानी कि आज्ञा मांग ली। अब जो चाहता था दुर्योधन वही होने लगा। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणाव्रत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह बहुत खुश हो गया। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और मामा शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। यही
मंत्रणा यही बातें चर्चा होने लगी कि किस तरह कुंती और पांचों पांडवों को वहां से ही मारकर सारी घटना को शांत कर दिया जाए। उसने अपने मंत्री को बुलाया और उसे सलाह दी, गुप्त रूप से सलाह दी। उस मंत्री का नाम था पुरोचन। अब पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणाव्रत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर, यानी एकदम तेज चलने वाले रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले ही वह वारणाव्रत पहुंच गया। वहां जाकर उसने पांडवों को ठहरना हो ऐसे भवन के लिए कुछ निर्माण किया, कुछ आयोजन किया। उसने क्या किया कि सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ लेने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बना दिया। यानी कि जिन शब्दों को हमने अभी सुना कि घी है, मोम है, तेल है, लाख है। लाख एक प्रकार का पदार्थ है जो आग जल्दी पकड़ लेता है। फिर चर्बी है। तो ऐसी सारी वस्तुएं जो जल्दी से आग को पकड़ ले या आग को और भड़का दे, ऐसी चीज़ों को उसने मिट्टी में मिलाया और एक सुंदर सा भवन पांडवों को रहने के लिए तैयार किया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। अगर जल्दी आ गए पांडव तो उनको दूसरी एक जगह पर रहने के लिए उसने प्रबंध कर दिया था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, यानी उन्हें उस भवन या उस आसपास के वातावरण में कोई भी शंका न हो, उसके लिए शब्द दिया है निशंक हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर भी कोई दोष न लग सकेगा। यानी सभी यही सोचेंगे कि मेले में गए थे और किसी घटना के कारण उनके महल में आग लगी और पांडव वहीं जलकर भस्म हो गए। इस तरह दुर्योधन ने लाख का घर बनाकर पांडवों को अपनी माता समेत जलाकर राख कर देने की एक बड़ी ही कुचाल रची, एक षड्यंत्र रचा और यही दुर्योधन का स्वभाव था, क्योंकि वह किसी भी कार्य को करके किसी भी रास्ते पर चलकर हस्तिनापुर का राज सिंहासन खुद प्राप्त करना चाहता था और इसलिए वह ये चाल चलता है।